हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और पिछली वीडियोस में हमने महात्मा गांधी युग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और आज इस वीडियो में मैं आप लोग के आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और उसको आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित टॉपिक का आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आपको बताना है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है 1773 में, ऑप्शन बी है 1774 में, ऑप्शन सी है 1785 में, ऑप्शन डी है 1786 में। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है। तो आपके पास ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी है भारत सरकार का अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इंडिया में की गई थी। ठीक है, जो इसके प्रथम न्यायाधीश थे वो इलियास एम्पे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक अधिनियम के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, ऑप्शन बी है 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1786 का अधिनियम और ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर को दिया गया था। एक्चुअली 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर नियुक्त करने के लिए एक तरह से प्रलोभन था, क्योंकि जो कॉर्नवालिस था वो भारत का सचिव और गवर्नर दोनों बनना चाहता था। इसलिए वहाँ की सरकार ने 1786 का एक्ट पारित किया और उसमें गवर्नर जनरल को इच्छा शक्ति दी गई थी कि अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 में से कौन सा एक प्रावधान में नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि चार्टर अधिनियम 1833 में कौन सा एक ऑप्शन में नहीं है जो उसमें प्रावधान में था। आपके पास ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ऑप्शन सी है काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना और ऑप्शन डी है काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। तो फ्रेंड्स, इसका जल्दी से आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी, बल्कि एक अंग्रेज की ही नियुक्ति की गई थी। इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत है और बाकी 1833 के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान की गई। काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया क्या शासन। तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को से क्राउन को कब स्थानांतरित और किस एक्ट के तहत किया गया। तो आपके पास ऑप्शन है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन बी है 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन डी है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि
शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में कब गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने, धर्म प्रचार करने की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1833 के एक्ट, 1813 के एक्ट, 1858 के भारत शासन सरकार अधिनियम के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने और यहाँ पर रहने की छूट दी गई थी 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के थ्रू भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिद्धांततः भारत में जो सरकारी लोग थे, जो अधिकारी टाइप के थे, उनकी नियुक्ति पहले वहाँ की गवर्नमेंट ऐसे कर देती थी अपने हिसाब से, लेकिन बाद में मांग उठने लगी कि वहाँ पे एक प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। तो उसको सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया था आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है 1858 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन दूसरा है 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है 1861 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, और पहली बार जो परीक्षा हुई थी भारत में वो 1922 में हुई थी। आपको ध्यान में रखना है 1922 में भारत और इंग्लैंड में एक साथ जो है कि प्रतियोगी परीक्षा सिविल सर्विस की हुई थी। चलिए फ्रेंड्स आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो एक साथ परीक्षा 1922 में हुई, लेकिन उसकी संस्तुति किसने दिया था आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है एचिसन आयोग, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ऑप्शन तीसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा, और ऑप्शन चौथा है हंटर आयोग द्वारा। तो ये सिफारिश किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की संस्तुति सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है फ्रेंड्स, तो अध्यादेश शक्ति जो आजकल राष्ट्रपति यूज करते हैं, उसको पहली बार भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत दी गई थी? ऑप्शन आपके पास चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश लागू करने की शक्ति किसके अंतर्गत दी गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, जो 6 महीने तक वैलिड था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो विभागीय पद्धति स्टार्ट हुआ था वो इसी अधिनियम के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1851 में, दूसरा ऑप्शन है 1892 में, तीसरा ऑप्शन है 1861 में, चौथा ऑप्शन है 1858 में। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा 1861 में भारत के जो है कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 3 जगहों पे मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी फ्रेंड्स? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन जो है कि किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है 1892, दूसरा ऑप्शन है 1919, और तीसरा ऑप्शन 1935 के अधिनियम, चौथा ऑप्शन है 1909 के अधिनियम के तहत। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, और ज़रूर बताइए कि आपने टेस्ट पूरा अटेम्प्ट किया और आपके कितने सही हुए, कितने आपके क्वेश्चंस गलत हुए। तो फ्रेंड्स
जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है फ्रेंड्स, बजट पर बहस करने की शक्ति भारत को किस अधिनियम के तहत दी गई थी? ठीक है, तो भारत को मतलब भारत के विधान परिषद को। तो आपके पास ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892 और दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1919। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रदान की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? मतलब एक प्रावधान इनमें से था जो 1935 के भारत सरकार के शासन के अधिनियम में नहीं था। आपके पास ऑप्शन है द्विसदनीय विधानमंडल, दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी है केंद्र में राज्यों केंद्र और साथ ही राज्यों में द्वैध शासन और ऑप्शन डी है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सी ऑप्शन नहीं दिया गया था, केंद्र में साथ ही राज्यों में द्वैध शासन का शासन। ठीक है फ्रेंड्स, तो केंद्र में द्वैध शासन था लेकिन राज्यों में द्वैध शासन को हटा दिया गया था, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बाकी सारे ऑप्शंस 1935 के तहत उसमें निहित थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, दूसरा ऑप्शन है रॉलट कमीशन, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन, ऑप्शन डी है चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1935 का भारत शासन अधिनियम किसके थ्रू बनाया गया था, किसकी सिफारिशों को इसमें लागू किया गया था। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है कि आया था। अगला है, किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ठीक है फ्रेंड्स, गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? आपको बताना। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए। तो भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आपके पास ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन तीसरा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ऑप्शन चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत सरकार के अधिनियम में जो प्रावधान थे उनमें से कौन कौन इनमें शामिल थे? तो आपके पास ऑप्शन है एक संघ का प्रावधान, दूसरा ऑप्शन है प्रांतों को स्वायत्तता देना, तीसरा ऑप्शन है प्रांतों में द्विशासन की स्थापना,
और चौथा है केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, तो जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। फ्रेंड्स हम लोग पढ़े थे कि एक संघ का अभी पिछले क्वेश्चन में 1935 में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, तो वन सही हो जाएगा। प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में जो द्वैध शासन था 1935 के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। और प्रांतों में द्विशासन की स्थापना, ये फ्रेंड्स नहीं होगा। और केंद्र में द्वैध शासन, ये सही होगा। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और प्रांतों में ख़त्म कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स 1, 2, 4 सही ऑप्शन होगा। तो इसमें हम लोग 1, 2, 4 पे टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, ऑप्शन आपके पास है। भारत परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो फ्रेंड्स जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय, और यहाँ पे चाय और होगा दोस्त, और चीनी की जगह चीन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा चीन, चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। आपके पास ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के साथ ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन में जो व्यापार था उसको पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, उसका एकाधिकार जो है कि समाप्त कर दिया। और जो ये दो व्यापार रह गए थे वो 1813 में रह गए थे। 1813 में बाकी प्रावधानों को हटाकर चीन और चाय पे व्यापार की छूट दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन वो भी छूट 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ख़त्म की गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1813 और 1833 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज आखिरी क्वेश्चन था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।